जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को मित्रों। बेहतर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। बेहतरीन सेहत होगी आपकी। मेरी नहीं थी। मैं खांसी जुकाम बुखार में पड़ा हुआ था, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो मित्रों सीधे चर्चा की ओर चलते हैं। और चर्चा ये कि टकर कार्लसन एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं अमेरिका के। और उन्होंने अक्सर वो बहुत बड़े लोगों के इंटरव्यूज करते रहते हैं। एक जमाने में वो बहुत प्रो इसराइली हुआ करते थे। आजकल वो जरा यू नो उखड़ गए, जब से गजा वाला चक्कर शुरू हुआ है। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया उन्होंने इसराइल से। खैर, तो उन्होंने अभी पिछले दिनों जो हकाबी है, माइक हकाबी अमेरिका के एम्बेसडर हैं इसराइल में। तो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है। आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यू को। मेरे साथ एक दिक्कत आ रही है कि मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत सारी चीजें जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। मगर कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी उसका कुछ करूं। खैर, तो ये माइक हकाबी का उन्होंने इंटरव्यू किया। माइक हकाबी से जो तमाम लगभग 3 घंटे का पॉडकास्ट है, वो 3 घंटे के उस पॉडकास्ट में उन्होंने उनसे पूछा ये कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अनिरुद्ध भाई नमस्कार। कई मुद्दों पर बात हुई और बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं इनके इस इंटरव्यू ने। तो उसमें उन्होंने बाइबल की एक जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक आती है बुक ऑफ जेनेसिस, है ना। तो बुक ऑफ जेनेसिस में जो उनका चैप्टर 15 है, तो उसमें उसका हवाला दिया उन्होंने और कहा कि भाई बुक ऑफ जेनेसिस में दिया हुआ है कि अगर जो उनका गॉड है अब्राहम, कि भाई उनकी तरफ से ऑर्डर है कि ये जो तमाम इलाका है मिडिल ईस्ट का, जो तमाम कंट्रीज हैं, ये बेसिकली उन्होंने ज्यूज को दिए हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर इजराइल इस पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा कर ले, तो उन्होंने कहा जी इसमें बुराई क्या है, कर ले, क्योंकि द गॉड हैज गिवन दिस एरिया टू हिम। ऊपर वाले ने अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ एंड बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस, उसके मुताबिक ये भैया उन्हीं का बनता है, ज्यूज का। तो अगर ज्यूज ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो अरब देशों में हल्ला हो गया, क्योंकि ये बेसिकली सूट करता है। उन्होंने बड़ा क्लियर पूछा क्या इज इट देन द पार्ट ऑफ। अच्छा, अच्छा, मैंने नहीं देखा चंदन कि चीमा रोया है। ओके, तो हुआ क्या है, इनफैक्ट इसके बाद में कलेश घुस गया। सारे के सारे करीब 14 देश जो हैं वो रो पड़े इसके ऊपर। और 14 देश जो अरबी अरबी देश हैं, ये हैदराबाद साडा की होगा, है ना, हमारे उनके नानी में भी सबकी। तो ये उनका जो है ये किस्सा चल निकला है। अच्छा, हुआ क्या है दरअसल, जो एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं आपको अंग्रेजी के बताऊं, तो जो कहा था एम्बेसडर ने, माइक हकाबी ने, उन्होंने कहा इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल, इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। अब जरा सोचो, जब कोई आदमी अंग्रेजी की ग्रामर में इट वुड बी बोलता है, उसके मायने आपके मालूम होने चाहिए कि क्या होते हैं, है ना। पर प्रॉब्लम यह है कि कमर सीमा की अंग्रेजी जैसी है वो आप जानते हैं। अब वो कैसे उसको कोई समझाए कि वुड बी का मतलब क्या होता है, यू नो। तो एनीवे, तो ये बयान बेसिकली हाइपोथेटिकल था। ये बयान हाइपोथेटिकल था और हकाबी ने इस पे इसको तुरंत क्वालिफाई किया। उस इंटरव्यू में ही, उस पॉडकास्ट में उन्होंने तुरंत उसको क्वालिफाई किया। मजे की बात क्या है, इस पर कल रात को नजम सेठी ने भी इस पर बात की है, लेकिन नजम सेठी ने यह बात बताई नहीं है कि उसने क्वालिफाई किया है। अब वो कह रहे वो आए बाय शाये कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। नहीं, उसने पॉडकास्ट में ही, वाइल द पॉडकास्ट वाज ऑन, उसने ये बात कही है कि भाई इजराइल ने आज तक ऐसा कहा नहीं है। इजराइल ने ये नहीं कहा है कि हम मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर कब्जा कर लेंगे, या हमें कब्जा करना है, या ऐसा करने में उनकी मदद की जाए। ऐसा कुछ इजराइल ने नहीं कहा है। ये बात टकर कार्लसन के उस इंटरव्यू में जो ये माइक हकाबी थे, उन्होंने बड़ी साफ कर दी। बट अब चीजों को वायरल होना होता है भाई साहब, तो वो वायरल हो गई, और वायरल वो क्लिप हो गई तो हो गई। फिर आप क्या करोगे। तो देखो हुआ क्या है, 14 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने, संगठनों ने इस पर संयुक्त बयान जारी किया है और इसको खतरनाक बताया है, भड़काऊ बताया है और एक्सपेंशनिस्ट बताया है। एक्सपेंशनिस्ट बताया है, जी जी, हाँ। हाँ, वो तो रोता ही रहता है जंगल। ओके, अमेरिकी दूतावास ने सफाई भी दी है। उन्होंने भी ये कहा है, अमेरिका दूतावास ने, कि भाई बातें जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाकर कोट की जा रही हैं। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सिलेबस से बाहर की बात है। ये घटना जो है वो कोई सिर्फ इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, बल्कि इसको जो अमेरिकी कंजर्वेटिव सर्कल है, यानी कि जो बेसिकली जो ये क्रिश्चियन जर्नलिस्ट, ये जो
ट्रंप की पार्टी के जो लोग होंगे, आप ये देखिए, वो इसमें गहरा विभाजन या जो मैंने जैसे बोला ना, क्रिश्चियन जो जायनिस्ट हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो सफेद फार्म जिसको कहा जाता है, जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो होते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट की जो तमाम चीजें, ऐसे तमाम एलिमेंट जो मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर फर्क डालते हैं, वो यहाँ पर एक्टिव है। तो मित्रों, इंटरव्यू का नाम क्या था? इंटरव्यू का नाम था द टकर कार्लसन शो। ये उनका इंटरव्यू का नाम है, उस पॉडकास्ट का बेसिकली नाम है। ये 20 तारीख को पॉडकास्ट किया गया था और इजराइल में जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, वहां पर इसको रिकॉर्ड किया गया था। इसकी भी कहानी कि भाई बताया गया कि भाई उन्होंने पहले इनका ये कहना है, चार्ल्स कार्लसन का ये कहना है कि हमने पहले अप्रोच किया एम्बेसी को, एम्बेसी ने हमको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया कि भाई श्रेयांश भाई नमस्कार प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि एम्बेसी ने हमको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमको इंटरव्यू जो है वो एयरपोर्ट पर ही करना पड़ा, कंडक्ट करना पड़ा। तो ठीक है, वो हुआ, ठीक है। ये जो बुक ऑफ जेनेसिस है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर 15 है, इसकी वर्स 18 है, 18वीं वर्ष है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जहां पर इनको ये इजराइल को दिया गया है सारा इलाका। उस दिन प्रभु ने अब्राहम से, मैं कोट कर रहा हूँ, उस दिन कोट कर रहा हूँ आपको कि बाइबल से, तो उसको हिंदी में जो ट्रांसलेशन बता हुए है, उस दिन प्रभु ने अब्राहम से वाचा बांधी, यानी कि बात कही, मैं तेरे वंशजों को ये भूमि देता हूं। ये बात कही गई, भगवान ने, अल्लाह गॉड ने, अब्राहम ने ये बात कही, मैं तेरे वंशजों को ये भूमि देता हूं, मिस्र की नदी से लेकर महान नदी यूफ्रेटस तक, नील नदी से लेकर और जो कि इजिप्ट में है से यूफ्रेटस तक सारी जमीन तुम्हारी हुई। कार्लसन ने इसे मूल रूप से पूरा मिडिल ईस्ट बताया, जो कि शायद है नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। और इसमें एरिया क्या कवर होता है? इसमें आज का इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक का कुछ हिस्सा, सऊदी अरब का इलाका काफी सारा, और इजिप्ट और टर्की के इलाके शामिल हो जाते हैं। ये है ये सारा खेल। तो ये जाहिर है, ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, इन्होंने कहा भाई ये तो, इसको अगर किसी चीज को रिलीजियस ग्राउंड मिल जाएगा। देखिए, ये एक बात ना भूलिएगा, दुनिया में जो तमाम पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा हैवी पॉलिटिकल डोज आती है रिलीजन की, वो आती है इस्लाम में। दूसरी है फिर क्रिश्चियनिटी की, जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो वगैरह जो है उनकी आती है। तो आप ये देखिए कि उसमें इनकी फिर जाहिर है कि जो इस्लामिस्ट हैं, उनकी तो कान खड़े होने थे। उनका भैया, इसका मतलब ये है कि कल को इजराइल हमारे ऊपर हमले करने लग गया। अब जाहिर है यार, आप सोचो ना कि अगर इजराइल सऊदी अरब पे हमला कर दे, मान लो सऊदी अरब पे हमला करने लग बैठ जाए, तो भाई मेरे, फिर आप ये सोचिएगा कि कैसे होगा इनका डिफेंस। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो लॉबी है, वो आप जानते हैं, वो इजराइल की मजबूत है। और ऐसे में वहां की लॉबी, अगर अमेरिका अगर पीछे लग जाता है, इजराइल के पीछे लग जाता है, तो इनके पास है क्या? जहाज कौन से हैं? अमेरिकी जहाज ही तो है। यानी कि वो तो भैया वहां से स्विच ऑफ कर दें तो उनका जहाज नहीं उड़ेगा सऊदी अरब का तो आप जरा सोचिए क्या हालत होगी इनकी। तो मित्रों, तो उन्होंने पूछा, जब उन्होंने ये कोट किया इसको ना, तो उन्होंने पूछा कार्लसन ने कि क्या इसका मतलब है कि इजराइल का उस पूरी जमीन पर हक है, क्योंकि आप जो है वो जेनेसिस का हवाला दे रहे हैं, तो ये एक बेसिकली फंडामेंटल डील है। फिर ये तो क्या कहते हैं, तो उस पर वो हकाबी जवाब दे रहे हैं। जरा सुनिए, इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल, है ना, ये कहते हैं वो, अगर सब ले भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने तुरंत जोड़ा, उसमें आगे बात उन्होंने कही है आगे, और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। उन्होंने कार्लसन को कहा, टकर कार्लसन को कहा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इजराइल कह नहीं रहा है, ऐसा इजराइल मांग नहीं रहा है। वो सिर्फ उस भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड जहां वो रहते हैं। जितनी जगह में वो रह रहे हैं, वो उतनी जगह में रही, उसी से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और इसी को वो वैलिड अपनी लैंड मानते हैं, जो उनके लिए ये एक सुरक्षित, उनके लिए प्रोटेक्टेड लैंड वही है जिसपे वो रह रहे हैं। जॉर्डन, सीरिया, इराक या किसी और की जमीन पर कब्जा करने की बात इजराइल नहीं कर रहा है। ये बात उन्होंने उस इंटरव्यू में क्लियर कर दी। लेकिन भाई, अच्छी बात कौन सुनता है? अच्छी बातें वायरल थोड़ी होती है। सदा सच बोलो, कितनी बार आपको वायरल होता हुआ नजर आया मैंने? ओके,
तो टकर कार्लसन ने फिर आगे और प्रेशराइज किया उनको और कहा, क्या फलस्तीनियों के जो सदियों पुराने अधिकारों से ये बात ऊपर है? यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में जो बात कही गई है, क्या उसको फलस्तीनियों के सेंचुरीज ओल्ड जो उनके राइट्स हैं उनसे ऊपर माना जाए? तो हकाबी ने इस पे कहा कि भगवान का वादा दिव्य विरासत है, इससे बड़ी हेरिटेज तो कोई हो नहीं सकती है। अब अगर ईश्वर ने उनसे वादा कर रखा है तो मैं क्या करूं? भाई अगर कोई आदमी, एक सोचो दोस्तों, अगर कोई आदमी रिलीजियस फेथ से आ रहा होगा, अगर कोई रिलीजियसली इंक्लाइंड होगा, तो वो तो ऊपर वाले की ही बात करेगा ना। वो कहेगा भैया अगर भगवान ने मुझे, अल्टीमेटली मैं बताऊं ना, जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन सच्चाई क्या है, अल्लाह मियाँ के आदेश को छोड़ता ही है। अगर अल्लाह मियाँ के आदेश को नहीं छोड़ा जा सकता है तो अब्राहम के आदेश को कैसे छोड़ा जा सकता है? जरा सोचिए इस बात पे। यानी कि मैं करूं तो ठीक, तुम करो तो गलत। अगर इसी काम को जो मुस्लिम समाज है वो करेगा तो वो कहेंगे वो तो अपनी फेथ को फॉलो कर रहे हैं, उनकी फेथ में तो यही होता है। लेकिन वही अगर क्रिश्चियन जो है अपनी फेथ का जिक्र कर रहा है तो ये तो इलिबरल है, ये तो लिबरल नहीं है, मॉडर्न नहीं है, ये तो गंदी बातें कर रहा है, छीछी आप तो। ओके, तो इसके अलावा भी मित्रों, हाँ, तो उन्होंने कहा, हकाबी ने कहा कि भगवान का वादा जो है वो एक दिव्य विरासत है, यानी कि डिवाइन हेरिटेज है, जो कि ऐतिहासिक कब्जे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि हिस्टोरिकली कौन किस जगह पे बैठा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी लैंड को हमें हमारी होली बुक्स में हमारे नाम पर दर्ज हो। इंटरव्यू में और दूसरे टॉपिक्स भी हैं, जैसे अमेरिका की इजराइल को मिलिट्री की मदद, या गाजा में ह्यूमन शील्ड के आरोप कि गाजा में ह्यूमन शील्ड के और फिर इजराइल में ही जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके ऊपर आपराधिक केस लगाए गए हैं, और ईरान का खतरा जो चल रहा है सो अलग। इसके अलावा हकाबी ने इजराइल को डिफेंस से बताया और कहा कि इजराइल बेसिकली अपने आप को डिफेंड करता है और उस अपने डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए अटैक करता है। इसके बाद में हकाबी ने जो ट्विटर पर कार्लसन पर हमला बोला, एम्बेसडर साहब ने, अमेरिकन एम्बेसडर ने बाद में ट्विटर पर या एक्स पर बाकायदा इसको लेकर हमला बोला और बोला कि ये सारा इंटरव्यू जो था वो एक सेटअप था, इसमें गलत क्लेम्स थे, जैसे कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैत्सोग का जो एप्स्टीन आइलैंड जाना, जो कि कार्लसन ने बाद में एडिट करके निकाला है। ओह अच्छा, उन्होंने ये भी डाला था, ओके। वो कह रहे हैं कि इजराइल के जो राष्ट्रपति थे हैत्सोग, वो कह रहे हैं कि उनका एप्स्टीन जाना, एप्स्टीन का जो आइलैंड था वहां जाना, ओके, नॉट बैड। क्लिप वायरल होने से मीडिया में हेडलाइंस बनी, जाहिर है, और हकाबी ने कहा कि इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट ले सकता है। इस बात को हेडलाइन बनाया गया, इस बात को हाईलाइट किया गया कि अमेरिकन एम्बेसडर देखो कह रहा है कि इजराइल की मर्जी, इजराइल चाहे तो पूरा मिडिल ईस्ट ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ जो बिब्लिकल जो उसका रेफरेंस है जेनेसिस 15 का और ग्रेटर इजराइल की जो थ्योरी है उसकी भी कहानी है। जेनेसिस 15 दोस्तों जो है वो यहूदी, ईसाई और जो इस्लाम धर्मों में इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तीनों। इसमें भगवान अब्राहम जो है वो, उनको क्या कहता है, अब्राहम के नाम से वॉच बांधते हैं ना, तो उनके वंशजों को, यानी कि अब्राहम को के जो वंशज हैं ज्यूज, उनके वंशजों को मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस तक की जो भूमि है वो मिलेगी। इसमें केनानी, हिली आदि कबीले शामिल थे, ये बात कही गई है बुक ऑफ जेनेसिस में। ईसाई ज़ायनिस्ट जो है जैसे कि हकाबी, वो इसको इनफाइनाइट प्रॉमिस मानते हैं, वो मानते हैं कि दिस इज हेरिटेज, दिस इज आवर डिवाइन हेरिटेज। वो कहते हैं कि 1948 में इजराइल का बनना एक भविष्यवाणी का पूरा होना है और इजराइल का जो समर्थन है वो अमेरिका को भगवान का आशीर्वाद दिलाता है, यानी कि अमेरिका जब इजराइल का समर्थन करता है तो इट गेट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ये भी बाय द वे जेनेसिस में चैप्टर 12 तीसरा वर्ष दिया हुआ है, 12th चैप्टर 3rd वर्ष। ग्रेटर इजराइल की जो थ्योरी है दोस्तों इसी से निकलती है, यहीं से निकलती है। नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस तक का जो इलाका है, ये जो ज़ायनिस्ट रिविजनिस्ट जिनको कहा जाता है, जिनको ज़बोटिन्स्की से जोड़ा जाता है, लेकिन जो मुख्य धारा में इजराइल सरकार जो है वो 1967 की लाइन से आगे नहीं जाती है। 1967 में जो बॉर्डर तय हुआ था
बेसिकली जमीनी हकीकत यह है कि वो इससे आगे अभी तक नहीं जाते हैं। इस्लाम में आप देखिएगा कि जो अब्राहम है, अब्राहम पैगंबर है, लेकिन जो जमीन का वादा है वो यहूदियों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। समझिएगा इस बात को, जमीन के लिए, जो यहूदियों के लिए जो जमीन का वादा है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इस्लाम में कहा गया है। आप इस्माइल के जो अरबों के जो पूर्वज हैं इस्माइल, उनको भी इसका हिस्सेदार माना जाता है कि भाई वो भी इसके हिस्सेदार थे। और क्रिटिक जो है वो इसको बेसिकली वो इसको कॉलोनियल मानते हैं कि ये सारी कॉलोनियल विचारधारा है। जो हवाबी हैं ये एक बैप्टिस्ट पास्टर भी है ना, और इस विचार के मजबूत समर्थक है, हमेशा उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। उनकी किताबें, उनके भाषण, वो सब के सब जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं उन्हीं की थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। अब जो रिएक्शंस आए हैं वो क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है वो भी देखिएगा। प्रतिक्रिया इसकी तुरंत आई, ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी तुरंत प्रतिक्रिया आई। मिस्र में से आई, जॉर्डन से आई, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, फलस्तीन, ये सारे मुल्क जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। करीब 14 देश और संगठन मिलाकर 14 है, 14 इज द नंबर। अरब लीग ने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है इसके ऊपर कि ये खतरनाक है, भड़काऊ है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इससे खतरा पैदा होता है। जाहिर है स्टेबिलिटी का बचेगा हम अगर मिडिल ईस्ट पे इजराइल कब्जा कर ले तो। ओके, इजिप्ट ने कहा है दोस्तों कि शांति के प्रयासों को यह बयान कमजोर करता है, और जॉर्डन ने कहा कि जी आगे संघर्ष भड़काने की चेतावनी भी है कि इससे आगे कभी लड़ाइयां दोबारा हो सकती हैं। जो अमेरिकी एम्बेसी है उसने कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया सारा कुछ, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, इजराइल जहां पे था, जहां जो उसकी जमीन है उससे आगे नहीं जा रहा है। हकाबी ने भी सफाई दी कि ये सारा हाइपरबोलिक था और इजराइल कोई एक्सपेंशन नहीं चाहता अपनी जमीन का, जितनी उसकी पास जमीन है वो उसमें खुश है। ओके, नाउ पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसका जो है कि हकाबी जो है वो बेसिकली ट्रंप के करीबी है, जाहिर है तभी एम्बेसडर लगाया गया उनको, है ना। 2016 में उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था। ट्रंप प्रशासन में जो इवेंजेलिस्ट हैं वोटरों का एक बहुत बड़ा बेस है, क्रिश्चियन के जो 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 रिपब्लिकन्स हैं, इनमें जो इवेंजेलिस्ट हैं उनका एक बहुत बड़ा बेस है, जो कि इजराइल को भगवान की चुनी हुई मानते हैं। मानते हैं कि इजराइल को इट्स सेलेक्टेड बाय द गॉड, इलेक्टेड बाय द गॉड। लेकिन जो जीओपी में विभाजन है उसको लेकर, एक तरफ जो हकाबी जैसे इवेंजेलिस्ट हैं, तो दूसरी तरफ कार्लसन जैसे अमेरिका फर्स्ट आइसोलेशनिस्ट जो इजराइल को बेसिकली अनलिमिटेड मदद देने के लिए खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल को बस आंख मूंद के मदद देते जाओ, वैल्यू बेस्ड तरीके से दो कि भाई कैसी जरूरत है, कब कितनी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कार्लसन ने कई बार इजरायली लॉबी पर सवाल भी उठाए हैं। अब देखिए ये जो इंटरव्यू है ये ट्रंप के दूसरी टर्म में आया है, अब आया है जब ईरान पर सैनिक कार्रवाई होने की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगले 24 घंटे में कभी भी कार्रवाई हो सकती है। थर्सडे का टाइम है जब ये बातचीत दोबारा शुरू हो रही है। यू नेवर नो कि थर्सडे तक बातचीत के लिए अमेरिका रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, बट आई कम बैक टू दैट सब्जेक्ट। अभी आता हूं उस सब्जेक्ट पे, पहले इस बात को खत्म कर लें, फिर हम उसकी बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, और ये जो ईरान के साथ चल रहा है वो, और कुछ और भी बातें हैं। वो जो बोर्ड ऑफ पीस है उस पर कुछ बात कहनी मुझे आपको। तो मित्रों ये क्या हुआ है कि ये जो इंटरव्यू है ये ट्रंप के दूसरी टर्म में आया है। ईरान पर सैनिक कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हकाबी का जो बयान है वो अमेरिका की इजराइल फर्स्ट इमेज को और मजबूत करता है। ये बताता है कि भाई, जो कि मैं आपको आज से नहीं एक जमाने से कह रहा हूं, बार बार आपको याद दिलाता हूं कि भाई इजराइल बनाता है मिडिल ईस्ट की पॉलिसी, अमेरिका की कोई मिडिल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। जो इजराइल बनाता है अमेरिका बेसिकली उसी को फॉलो कर रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये बात जो है ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है। जब बुक ऑफ जेनेसिस की बात की जाती है, बुक ऑफ जेनेसिस की, तो वो सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी, मिडिल ईस्ट की जो पीस प्रोसेस है और जो फलस्तीन इजराइल रिलेशंस हैं, उनको ये तमाम बातें प्रभावित करती हैं जो कही गई है इस इंटरव्यू में। अगर अमेरिका का जो राजदूत है वो ग्रेटर इजराइल जैसी बात की लॉबिंग करनी शुरू करे या उसकी प्रशंसा करे या ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को सही बताए, तो अरब देशों में अमेरिका का विरोध बढ़ेगा निश्चित रूप से, और ईरान को इसका फायदा मिलेगा, जाहिर है ना।
और जो अब्राहम अकॉर्ड है जिसमें यूएई बहरीन वगैरह जो है वो साथ में आ गए हैं, लेकिन वो तमाम अकॉर्ड फिर कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि जो मुसलमान दुनिया है वो ये कहेगी कि जो भी लोग इनके साथ जा रहे हैं वो गद्दार है, जो भी ट्रंप का यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ट्रंप और कार्सन जो है वो पहले से ही इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। कार्सन ने ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की है। ये इंटरव्यू जो है वो बेसिकली ट्रेन ब्रेक था एक तरह का, कि कार्सन जो है वो हबाबी को इजराइल पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकाबी ने इसको सेटअप कहा। उन्होंने कहा कि जीओपी में जो एवेंजलिस्ट वर्सेस पॉपुलिस्ट जो फूट है वो अब साफ नजर आ रही है। यानी कि ये जो कार्सन है ये बेसिकली पॉपुलिस्ट है, और जो इवेंजलिस्ट है वो मूल जो बेस है रिपब्लिकन पार्टी का वो वहां है। देखिए, अरब देशों की जो नाराजगी है उससे जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके ऊपर आ जाता है खतरा, क्योंकि फिर ये देखिए अब ऑलरेडी अगर आप सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड से बहुत दूर गया हुआ लग रहा है। फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा है कि वो आएगा उसमें। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जो कतर में हमला हुआ था उसके बाद से सऊदी अरब जो है वो समहाउ मुझे लगता है कि डाउट में है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि अमेरिका पे कितना भरोसा किया जा सकता है कितना नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि दे आर इन डाउट। एंड इसीलिए अब देखेंगे कि दाएं दाएं बाएं पैर मार रहे हैं वो लोग। दाएं बाएं पैर मार रहे हैं मतलब कि कभी वो पाकिस्तान से समझौता कर रहे हैं, कहीं अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, हथियारों की भी बात फ्रांस से शुरू कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। कभी J-15 की 17 की बात शुरू हो जाती है जो कि अब छोड़ दी है उन्होंने। अमेरिका की जो ईरान पर स्ट्राइक की प्लानिंग है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से ही सही मगर पूरी हो गई है, और अरब लीडर्स ने वाशिंगटन से कंप्लेंट भी की है इसको लेकर कि भाई क्यों मरवाओगे हमको। और ये विवाद दिखाता है क्या दोस्तों, ये विवाद दिखाता है कि कोई एक धार्मिक बयान कितनी आसानी से एक रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी अपनी इम्पैक्ट डाल सकता है अपना, और बेसिकली जंग की चिंगारी भी भड़का सकता है। सच्चाई तो यही। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ईरान के बारे में। ये तो हुआ एक बात। ईरान का कैसा ये चल रहा है गुरु कि वहां पर पूरी तैयारी अब हो चुकी है, ट्रंप के सामने ऑप्शंस रख दिए गए हैं, और ट्रंप जो को अब बेसिकली सिर हिलाना है, मुंडी हिलानी है कि कब हमला हो जाए। अगले 24 से 48 घंटे में मुझे लगता है ये हो जाएगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि ओमान में थर्सडे को ये बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में, बट यू नेवर नो, ये ट्रंप का मामला है। सो यू नेवर नो कि वो भाई कब गायब हो जाए और कहे ना जी बातचीत से पहले हमला करो। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट जैसे जो इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स पोर्शन है दोस्तों वो ये जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि अमेरिका झिझक रहा है इसको ले इसी वजह से, बिकॉज आप हमला तो कर देंगे पर उसके रिपरकशंस को आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ईरान क्या कुछ कर सकता है समय पर ये कोई नहीं जानता है। मजे की बात क्या है, ईरान बैठा हुआ इस समय इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि आओ बेटा करो और तुमको हम बताते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार क्लैरिटी नहीं थी, बातचीत चल रही थी, झांसा दिया गया था, और बातचीत जब वहां शुरू हो रही थी उसी समय हमला किया गया था। तो ईरान तैयार भी नहीं था उसके लिए। हालांकि इजराइल अटैक करता तो ईरान कितना कुछ रेजिस्ट कर पाता, एक बड़ा सवाल है। सो बेसिकली ये हमला होना तय है। हाँ, इसके बदले में नुकसान किसको कितना होगा ये मुझे उसको लेकर चिंता भी है। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं तो मुझे उसको लेकर चिंता है, क्योंकि इस बार ये तय है कि ईरान हमला होते ही जो हार्मोज का जो इलाका है उसको बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को इस बार वो पक्का बंद करेगा, ये बात तय है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मतलब बंद होने का ये होगा कि दुनिया भर में जो इकोनॉमी है, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उस पर मेजर फर्क आएगा, ऑयल और गैस के ट्रेड पे फर्क आएगा, सिक्योरिटी के खतरात बढ़ेंगे। ये केस जो है इतनी आसानी से यहाँ रुकने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि इजराइल अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर सकता इस लड़ाई में। ईरान अपने आप को सेफ नहीं, इजराइल अपने आप को सेफ महसूस कर सके ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर कहीं भगवान न करे, अगर कहीं एक आधा वॉरशिप अमेरिका का डूब गया इसमें, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, जिस तरह की तैयारी लग रही है, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ चुकी है अब कि चाइना जो है वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है ईरान के साथ में, ये तय है।
ये बिल्कुल कंफर्म है, इसको लेकर कहीं कोई इबाम नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाइना जो है अगर इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है ईरान के साथ में, और कोई ये भी नहीं जानता है कि दरअसल इस बीच में जो सिस्टम्स दिए गए हैं ईरान को एयर डिफेंस के लिए, वो कौन कौन से हैं, जो कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ये अभी तक किसी को क्लैरिटी है नहीं। सो आई डोंट नो कि अगर कहीं कोई हमला इस तरह का कर दिया जाता है तो ईरान जो रिटेलिएशन करेगा उसको कोई कितना रोक पाएगा। मिसाइलों की बात जो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, उनकी जो मिसाइलें हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो बेसिकली जमीन के बहुत नीचे हैं और बेसिक वो तैयार है, वॉरहेड समेत वो तैयार है लॉन्च करने के लिए, और वो जमीन से नीचे निकलती है तो आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो कब कहां से निकलकर आएगी। मिडिल ईस्ट सारा उनके कब्जे में है, इन द सेंस कि पूरा मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वो उनकी रेंज के अंदर आता है ईरानियंस के, और यही कारण है कि मिसाइल प्रोग्राम को वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप करने का मतलब ये होगा एस कुमार सी यू सर, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, गुड इवनिंग। सो और नमस्कार, हर महादेव शेखिया जी। सो मित्रों, ये जो किस्सा है इसको आप यूं मान लीजिएगा, आपने कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट सारे के सारे जरूर लूंगा, पिछली बार भूल गया था, आज जरूर लूंगा। सो ये आप देखिएगा कि ईरान का जो किस्सा है वो ये कि इस बार अमेरिका या इजराइल ऐसा नहीं है कि बचकर यूं ही निकल जाएंगे हमला करके, और सिंबलिज्म वाला जो इस बार हमला है वो है नहीं, ये बात आप जान लीजिए। पिछली बार अमेरिका ने जो किया था, नमस्कार नमस्कार बदूशी जी। सो मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो हमला हुआ था, जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें उस 12 दिन की लड़ाई में अमेरिका आखिर में आया था, और वो बेसिकली एक तरह की टोकन स्ट्राइक थी। ईरानियंस ये कहते हैं कि भाई हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि उनको खबर पहले से थी कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहाँ हमला होना है, तो जो एनरिच यूरेनियम था उनका, उस सारे को उन्होंने पहले से हटा दिया था, और बाकायदा उसकी पिक्चर्स मौजूद है कि वहां ट्रक आए हैं, सामान लेकर गए हैं, और अमेरिकन हमला उसके बाद हुआ है। सो आप समझ सकते हैं इस बार बात उल्टी है। इस बार अमेरिका अमेरिका टारगेट इज नॉट ईरान, खमनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कुमार भाई, और मैं आपसे ये भी बता दूं आपको, मैं अभी आ ही रहा था उस बात पे कि ये रिजीम चेंज की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि रिजीम चेंज जो है वो फरमाइश है इसराइल की। देखो, इसराइल हमारा दोस्त है भाई, मैं इसराइल को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनको अपनी चीजों के लिए खतरा लग रहा है, और इन बातों को अभी हमारे से भी इसका कनेक्शन जुड़ता है। जो अरब वर्ल्ड में, स्पेशली जो ये पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं, ये एक कुछ अजीब बातें बोल रहे हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं उनके वो समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये कहां से ला रहे हैं ये अपने आइडियाज को। मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि इसराइल का काम बमबारी से बनता नहीं, वो चाह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे बेसिकली रिजीम चेंज ना हो, और रिजीम चेंज का मतलब ये होगा कि अमेरिका या इसराइल के लोग यहाँ पर आके बैठेंगे अगर आएंगे तो। फ्रैंकली मैं बताऊं आपको तो उसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी चिंता है कि अगर आप सोचिए अमेरिका या इजराइल जैसे जो लोग हैं वो आके यहाँ बैठ जाते हैं इनके सिर पे, तो इनकी तो नानी मर जाएगी। और ये भी कि कोई नहीं जानता है कि फिर ईरान के टुकड़े कितने किए जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो अच्छा एस कुमार, ओके ओके, समझ गया भाई, ओके। हाँ, तो आप बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ। सो मित्रों, ये है किस्सा। तो वहां पे ये जो ईरान का जो प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे, वो ये है कि वो रिजीम चेंज की ही फरमाइश है। वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो तभी वो सेफ फील करेंगे, उससे पहले सेफ नहीं करेंगे, अपने आप को फील नहीं करेंगे। और अमेरिका, आप ये देखिएगा कि फरमाइश पूरी करेगा, किसी भी हद में जाकर वो इस फरमाइश को पूरा करेगा और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना आज ये है कि दिन में शायद कुछ स्टूडेंट्स की खबर आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ में झगड़ा करने की कोशिश की है ईरान में, ऐसी खबरें आज दिन में आ रही है। सो तो ये हुआ। साथ ही आप एक और किस्सा सुनिए जो कमाल का हो रहा है। ये तो इजराइल और ईरान का जो होने वाला है ये तो होगा, है ना, रिजल्ट आखिर में क्या निकलेगा वो देखी जाएगी। मगर इससे भी बढ़िया खतरा क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ पीछे पहुंचे हुए थे 19 तारीख को, जो मीटिंग थी बोर्ड ऑफ पीस की पाकिस्तान में, और वहां पर उन्होंने क्या किया, राम राम भाईजान अर्जुन भाई, राम राम। सो शहबाज शरीफ पहुंचे हुए थे अमेरिका, बोर्ड ऑफ पीस में आपकी मीटिंग हो रही है।
मीटिंग शुरू होने से पहले इन लोगों को ऑफिशियली ट्रंप की तरफ से बता दिया गया था कि ट्रंप की तरफ से बता दिया गया था कि भाई जो लोग आ रहे हैं वो ये तय करके आए कि पैसे दे रहे हो 1-1 बिलियन यूएस डॉलर या फौज दे रहे हो, तय कर लो, यहां आके मुंडी मत हिलाना। हाँ या ना वाली बात है, या तो ये इधर और है, फौज या पैसे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कलाकार, इनको फोटो खिंचाने का शौक है, तो आपने फोटो देखे होंगे शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में लोगों के बीच में खड़े हुए साइड लाइन करके रखे गए। पीछे को एक तो बंदा ही छोटा सा है, और उसको पीछे और खड़ा कर दिया है, और कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये तो खड़ा हुआ है बेचारा, कोई बात ही नहीं कर रहा उससे। और इसको ये कह रहे हैं कि हम रिलेवेंट हो गए। चीमा जी कहते हैं कि हम रिलेवेंट हो गए, पाकिस्तान रिलेवेंट हो गया, पाकिस्तान दुनिया में देखो क्या कर रहा है, तीर मार रहा है वहां पे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? दम नहीं है इतना कि तुम बिलियन देने की बात करो। क्यों? अगले महीने ही चिंता हो रही है, अगले महीने 2 बिलियन देने यूएई को, वो भी 6.5% इंटरेस्ट के साथ में। 6.5% है। वो कह रहा है महीने के हिसाब से जो लेट होगा हर महीने का 6.5% इंटरेस्ट लूंगा, ये कह रहा है यूएई में। और फिर इसके अलावा क्या किस्सा हो रहा है, इसमें यहाँ पे 1 बिलियन और देना है। अब मैं समझ आता है कमर सिन्हा जी कहाँ चले जाते हैं ऐसे में, जब वो कहते हैं 1 बिलियन क्या होता है कंट्री के लिए, कंट्री के लिए 1 बिलियन कुछ नहीं होता, तो दो जाके, अगर नहीं होता है तो दो। अच्छा, मजे की बात क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। अमेरिका ने अमेरिका ने वादा किया, इनको ये कहा कि भैया तुम्हारे हिस्से के 1 बिलियन हम दे देंगे। हाँ तो बोलो, बोलो हम फौज दे रहे हैं, पर भाई यहां मौलाना फजलुर रहमान कूद रहा है पाकिस्तान में। सो वो सब तो वो जो है, वो सब के सब जो है वहां पिट गए। इनमें से किसी माई के लाल ने बोली ही नहीं बात। और आसिम मुनीर एन मौके पे वहां से गायब। जब बकरा खाना था तो पहुंचा हुआ था, बकरे की टांगे खा के आ गया व्हाइट हाउस में। मगर जब वादा करने का टाइम आया, वो वादा जो उसने खुद किया था ट्रंप से, तो वो ढूंढता ही रह गया, कहा गया फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल रह गया, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जी भाई साहब अमेरिका गए ही नहीं, वो निकल लिया उधर से जर्मनी की तरफ। मैं जरा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस घूमाता हूँ वहां जो घूम रहे थे भाई साहब। तो क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि इनकी ट्रंप से मुलाकात तय थी। आपको याद होगा चीमा ने भी आपको बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वजीर आजम, और वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने इनको टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ना फौज दे रहा है ना पैसे दे रहा है, पैसे मैं दे रहा हूं तो भी फौज नहीं दे रहा है, इसका मतलब नीयत खराब, इसका मतलब नीयत खराब है, इसका मतलब पहले दिन से ही ये मुझे धोखा दे रहे हैं। और आप जानते हैं ट्रंप के साथ धोखा मतलब ट्रंप तो फिर ट्रंप है, वो दुनिया को ट्रंप करता रहता है, तुम तो उसी को ट्रंप करने में पहुंच गए हो। दिस इज व्हाट पाकिस्तानीज कैन डू, यू सी। वो दुनिया में पाकिस्तानियों को ये लगता है दुनिया में किसी को भी ट्रंप कर सकते हैं, दुनिया में किसी को भी ट्रंप कर सकते हैं, ट्रंप को भी ट्रंप कर रहे हैं। तो जाहिर है ट्रंप तो गुस्से हो गया। तो इनको बेसिकली अमेरिका में कोई ऐसी मुलाकात मिली ही नहीं, नोबडी मेट देम, नोबडी ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, कोई नहीं मिला। और इनको ऐसे धक्के मार के वहां से निकल आए, वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। प्रॉब्लम कहां आ रही है, अब ये किस्सा दूसरा चला रहे हैं। अब जानते हो क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी दुनिया को, हमने अपने लोगों को बताया ये है कि भाई हम फौज नहीं देंगे, तो ठीक है जी। तो वे आउट बीच से क्या निकलता है जानते हो? जो वे आउट निकाल रहे हैं वो कमाल का पाकिस्तानी जुगाड़ है। वो कह रहे हैं कि हम फौज तो नहीं दे रहे मगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो वो कैसे? करीब 2,500 की, जो 3,500 की फौज जानी थी, ये इस समय पर कोई 2,500 पुलिस के ऑफिसर जो है वो भर्ती कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट के नाम पर ये पुलिस वाले वहां भेजेंगे 2,500 के आसपास। और प्रॉब्लम क्या है, अगले महीने में आ रहा है भाई आईएमएफ वापस अगली किस्त के लिए सर्वे करने। तो बेटा हानि करोगे तो आईएमएफ हानि सर नहीं लाएगा। पंगे है ना भाई, हर 3 महीने बाद पंगा होता है, हर 3 महीने बाद क्लेश है, हर 3 महीने किस्त आनी तुमको आईएमएफ की। तो वहां ये क्लेश खड़ा हुआ है। अब इस सारी बात को दुनिया यूं देख रही है। अभी तीसरे सब्जेक्ट में भी और आता हूं, अफगानिस्तान में भी आता हूं, डोंट वरी।
तो ये अभी सारे मामला ये देखा जा रहा है कि भाई ये अल्टीमेटली पाकिस्तानी इस नीयत से बकरा खाने गए थे व्हाइट हाउस में कि बेटा इसका माल खाओ, इससे पैसे लो, आईएमएफ की किस्तें लो, और उसका तू कौन मैं कौन, जानता ही नहीं हो तुझे, और वही ये कर रहे हैं, वही ये कर रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया। अब कह रहे हैं जी फौज तो हम कैसे दे दे, उधर इंडिया का खतरा, उधर अफगानिस्तान का खतरा, उधर ईरान वाले भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हम क्या करें। अब इसकी नानी ये सोच के भी मर रही है कि भाई अगर ईरान में कहीं अमेरिका या इसराइल आगे बैठ गया तो साडा क्यों होगा, है ना, वहां वो भी पंगा फंसा हुआ है। तो देखते हैं कि अब इनका क्या बनता है, लेकिन फिलहाल इनकी लुटिया डूबी हुई है और जो फील्ड मार्शल है उनकी ऐसी की तैसी होने की तैयारी शुरू हो रही है। और भाई साहब गर्मियां आ चुकी हैं, देखो मेरी बात सुनो गौर से, गर्मियां का मौसम है, मार्च नहीं अप्रैल के महीने से आम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आम की पेटी कहीं भी फट सकती है, आप समझ रहे हैं ना। जयाउल हक भी ऐसे ही गए थे अमेरिकी, उन्होंने तो अपने अमेरिकी तक मरवा दिए थे, अमेरिका का बिजनेस भी उसी जहाज में बैठा होता तो मर जाए साला, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ दो आम की पेटी, फट गई आम की पेटी। आप फिर आने वाले गर्मियों के मौसम में भाई को डर इतना लग रहा है कि बुलेट प्रूफ में जैकेट पहन के पहले ही घूम रहा है, यू नो। सो आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी जान कहीं बचने वाली है। आज ये, और सुनिए, 25 मिलियन की जरूरत है इनको, 1 बिलियन नहीं, 25 मिलियन की इनको जरूरत है, जिसके लिए ये चीन के पास गए। चीन ने कहा कि भाई साहब गारंटी दिलाओ पैसे की, 25 मिलियन तो दे देंगे, गारंटी दिलाओ। तो अभी ये गए हैं एडीबी के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के पास में गए हैं, एडीबी के पास में गए हैं कि भाई हमारे भी यहाँ पे गारंटी ले लो, जो पैसे हमको मिलेंगे 25 वाले उसमें से कमीशन रख लेना अपना। ये जरा हालत देखिए आप। तो ये जो किस्से हैं इनके, पैसे जेब में नहीं है ना, मगर नाक इतनी ऊंची है कि पूछो मत। अब इस सब के बीच में क्या हुआ है, अब इस सब के बीच में ये हुआ है भाई मेरे, देखो अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं, यूएन की रिपोर्ट्स हैं कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर आईएसकेपी, अलकायदा, इन सब के अड्डे हैं बॉर्डर पे, ठीक। ये क्या करते हैं, इनसे अपना बॉर्डर संभलता नहीं, अपने मुल्क के अंदर चीजें क्या हो रही है संभलती नहीं, बलूचिस्तान संभलता नहीं, और है क्या, अफगान की तरफ से जो है वहां हमले कर रहे हैं। क्या करके कर रहे हैं कि भाई जो लोग आए थे हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। अबे लल्लू, अगर इतनी तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़िया थी तो तुमने बलूचिस्तान के 14 शहर कैसे गंवा दिए थे हफ्ते भर के लिए। 14 शहरों में एक साथ एक स्टेट के अंदर हमला होना और सरकार की फौजों का सरेंडर कर देना या भाग जाना, ये क्या बताता है आपको, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस है। और अगर ये इंटेलिजेंस है तो सालों शर्म से डूब मरो। खैर उसके अलावा ये पहुंचते हैं और कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, हम जो है वो न जाने कितने 100 रोज करते हैं ऑपरेशन, और अब ये हम पहुंच गए इसराइल, अब वो इसराइल अफगानिस्तान, हमने वहां ठोक दिए लोग, ले आगे लोगों को। ये कहते हैं हमने मारा इन लोगों को, और जब तो कहानी क्या कर रहे हैं, कहानी करते हैं कि जी वो कलेक्ट्रल डैमेज में 20 बच्चे तो मरेंगे ही, क्योंकि वो तो ह्यूमन शील्ड लेके बैठे हुए थे वो लोग, तो वो लोग भी तो मरे। अब जाके कोई पूछो भाई वो लोग किस तरह से मरे, कि तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि वो उसी मकान में वहां उसको बैठे हुए थे। पिछली बार भी इन्होंने दावे किए थे ये मर गया वो मर गया, वो पता लगा अगले दिन उनका मैसेज आ गया कि भाई मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। तो ये स्थिति है। तो इनको तो कुछ पता नहीं है, ये बस ठोका ठोकाई कर रहे हैं, और इस ठोका ठोकाई के चक्कर में इनका कुछ नहीं बनने वाला। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान अफगानिस्तानियों को भड़का रहे हैं और वो भड़क गए। आप देखिए 36 घंटे नहीं हुए इनके लेफ्टिनेंट कर्नल साहब लग गए। अच्छा मजे की बात एक और है, एक तरफ एक लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है तो एयरफोर्स घंटों के हिसाब से तुरंत जाके हमला कर देती है, राइट। वो 7 ऑफिसर जो है इसके जो जो इनके वो है पुलिस वाले हैं, फौजी है, फौजियों को बलोचों ने पकड़ कर रखा हुआ है, बीएलए वालों ने वीडियो वीडियो उनको जारी कर रहे हैं, और उनको क्या कहते हैं ये हमारे लोग ही नहीं। वो बेचारा अपने शनाख्ती कार्ड दिखा कर रो रहा है कि भैया ये रहा शनाख्ती कार्ड, मुझे किसने दिया है, तुम कौन सी तरह से कह सकते हो कि मैं तुम्हारा फौजी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी फौज का हूं, ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड, ये मेरा नंबर है, सब बता रहे हो। मगर अब कौन बात करे, कोई सुनने को राजी नहीं है। और फिर इतना सब कुछ होने के बाद में तब फौज कहती है अरे गलती से शायद कुछ लोग हैं जो वहां पहुंच गए हैं, इनकी पकड़ में आ गए हैं, और हम जरा अब बात करते हैं, इसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं है ये सब, कुछ नहीं है गुरु।
अगर आप इंटेलिजेंस है आपके पास, अगर आपके जमीनी इंटेलिजेंस है, वो जो आज सवेरे कवर चीमा क्या कह रहा है, अफगानिस्तान की तो हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इतनी कमजोर थोड़ी है, हमको तो एग्जैक्टली पता होता है कि कहां से क्या हो रहा है। तो फिर भैया अफगानिस्तानी इंटेलिजेंस लेके आ रहा है अपने पाकिस्तान के अंदर, तो पहले ले अफगान इंटेलिजेंस। कल जो मरा है लेफ्टिनेंट कर्नल जो मरा था परसों, वो कहां मरा था? केपी में। केपी कहां है? पाकिस्तान में। कब अगर नजम सेठी कल रात को ये कह रहे थे कि नहीं नहीं वो तो ये सब लोग जो है वो ऐसे ही बैठते हैं, जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसी होता है, ह्यूमन शील्ड लेकर बैठते हैं, परिवारों के साथ रहते हैं, तो फिर कोलेटरल डैमेज तो हो ही जाता है। मुझे बताओ दोस्तों, जिन बातों के लिए आज ये अफगानिस्तान को दोष दे रहे हैं, जब इनसे हम यही बातें कहा करते थे कि भाई मेरे वो कश्मीर में तुम क्या करवा रहे हो, इनको समझ में आता था क्या ना? तब तो कहते थे फ्रीडम फाइटर है। आज मजे की बात देखिए, आज जब अलकायदा ने, सॉरी अलकायदा करो, सॉरी सॉरी सॉरी, अल जजीरा ने, अल जजीरा ने इनको जब आज ये कहा है कि फ्रीडम फाइटर बलोचियों को कतर में, है ना? भाई अल जजीरा का मालिक कौन कौन फुट करता है उसको? कतर करता है ना। अब पाकिस्तानी को चुनने लग रहा है, अब पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाय 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 कर रहे हो, है? यही दर्द हमको होता था कि बेटा आतंकवादियों को तुम फ्रीडम फाइटर कह रहे हो, तो उसको समझ नहीं आती थी, आज समझ में आ रही है। आज बड़ी जोर जोर से कूद रहे हैं कि ये कैसे, हम कैसे मान सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये है वो है। ठीक है, तो अफगानिस्तान भाई नानी इनकी मरी पड़ी रहती है। अगर अफगान एक साथ चढ़ गए पहाड़ पे इस्लामाबाद के, हैं, भागे जगह नहीं मिलेगी। कन्वेंशनल लड़ाई, भाई कन्वेंशनल लड़ाई लड़ेगा क्यों तुमसे? क्यों लड़ेगा कन्वेंशनल लड़ाई? कोई सोचो, अगर ये कहते हैं कि कन्वेंशनल, हमसे कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं जीत सकते, तुम कौन सी कन्वेंशनल लड़ाई लड़ रहे हो? तुम तो बॉर्डर की चौकियां छोड़ छोड़ भाग रहे हो उनके आगे से, एयरफोर्स उनके पास है नहीं। आज क्या हुआ है, आज मजे की बात हुई कि जो नानी मरी पड़ी है वो मरी है क्वाडकॉप्टर से, क्योंकि आज इनकी एम्बुलेंस पर पहली बार हमला किया गया। पहले उन्होंने उड़ाया इनके फौजियों को, जब वो फौजी उड़ा दिए गए और जो इंजर्ड थे उनको एम्बुलेंस लेके जा रही थी, तो उन एम्बुलेंसेस के ऊपर क्वाडकॉप्टर से हमला हुआ। जब क्वाडकॉप्टर से हमला हुआ तो इनकी आंखें बोली भाई ये क्या हो गया भाई, ऐ की होया ये कैसे हो गया भाई इनको ये तो आपको कमल चीमा साहब का रोता हुआ आज वीडियो मिला कि भाई ये टेक्नोलॉजी उनको कौन दे रहा है, इनके पास टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। बट दिस इज हाउ थिंग्स रहे। आज की तारीख में मित्रों, तुम ये मान लो अफगानिस्तान में इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो खुदा के बंदे ऐसे हैं कि वो इनके पीछे अगर लग गए तो इनको भागे जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तानियों को। और मुझे नजर ये आ रहा है कि समहाउ अपने ऑफिसर जो टॉप लेवल है वो इनका इतना कमजोर हो गया है कि जो नीचे के लोग हैं उनमें लड़ने का मोटिवेशन खत्म हो चुका है। यही कारण है कि जहां दबाव पड़ता है तालिबान का, इनकी फौज तुरंत सरेंडर कर देती है। सरेंडर इसलिए कर रही है कि उसको पता है कि भाई जो टॉप पे बैठे हुए लोग वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो कोई मरीम नवाज की तरफ को भाग रहा है, तो कोई कोई किसी और बंकर में जा रहा है। सो इट्स ओके, लेट देम हैव फन, हम क्यों अपनी जान गंवाए। वो बेचारा वो जो बंदा है वो कह रहा है कि मेरे माँ बाप अपाहिज हैं, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे इन लोगों ने यहाँ पकड़ लिया है, मैं आपकी फौज का आदमी हूँ, मुझे छुड़ाओ। ये कहते हुए हमारा बंदा ही नहीं। अब आप जानते हैं ना कि ये एक पूरी परंपरा है पाकिस्तानी फौज की, अपने आदमियों को अपना ना कहना ये इस मामले में तो मशहूर जमाना है, क्या कहना जाने, ये बदनामी जमाना है, जो भी आ जाए इनको, है ना। लेकिन वो कारगिल के जमाने से भी आपने देखा हमारे साथ कैसे किया था उन्होंने, या कि इवन जो डिस्गाइज करने का जो फैशन है, तो आप अगर 48 की वॉर देखिए तो 48 में क्या हुआ था, जिस केपी को ये आज चेपा चेपा कर रहे हैं, ये पश्तून ही थे जिनको उन्होंने कश्मीरी बता के कश्मीर वाले कपड़े पहना के और 48 में यहां भेज दिया था। सेम हैपेंड इन 65 जब इन्होंने वो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था, तब भी यही हुआ था। बल्कि 65 में तो इनके लोग घिर गए थे तो उनका रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो कैप्चर हुआ था, जिसमें ये अपने वहां लोगों से कह रहे थे कि भाई बचाओ, तो उन्होंने कहा आपको जन्नत मुबारक हो, आपको जन्नत मुबारक हो यानी मरो बचाने कोई नहीं आएगा तुमको तो वो इनकी हालत है पाकिस्तानियों की। दे आर वेरी वेल प्रीटी फेमस कि अपने लोगों को मरवाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। दे सिंपली गो फॉर इट एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग।
अभी भी जो फौजी पाकिस्तान का मर रहा है, मुझे कोई बताए कौन मर रहा है यार? कर्नल मरा, लेफ्टिनेंट कर्नल मरा, तो तुमने रातों रात जगह वहां अटैक कर दिए। वहां 15 आदमी तुम्हारे गिरफ्तार पड़े हुए, वो बेचारे वीडियो में वीडियो जारी कर रहे हैं, और उनकी उनकी वो सुनने लगे हमारे बंदे ही नहीं है, जाओ। फिर कहते हैं एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड बंदे हैं ये, हमारे बंदे नहीं है। तो क्या बात करेंगे इनकी, दिस इज हाउ इट इज। एनीवे, तो मित्रों ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी। मुझे लगता है कि मैं अभी आप कमेंट कर लेता हूं मैं, तो आपकी और चीजें लगेंगी सामने आएंगी कि आप क्या कह रहे हैं, तो आपकी बातें भी ली जाएंगी। ओके, अरे बाप रे, बहुत सारे कमेंट आ गए। अच्छा, हमारे चंदन भाई है ना साथ में हमारे। ओके, अनिरुद्ध भाई नमस्कार। चंदन कह रहे हैं क्रिकेट में इंडिया का सेमीफाइनल में नहीं आ पाएगा सर, बेड़ा गर्क हो गया। ये ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मामला, मतलब है। साहू जी सॉरी, क्या किया जाए, ऐसी है, जय हो गौतम भैया की, और क्या कहा जाए। ओके, फिर आप ये लीजिए, वेस्ट इंडीज 256, जिम्बाब्वे 102। बट यार मेरी बात सुनो, ये तुम क्यों कह रहे हो कि इंडिया नहीं आ पाएगा? अगर इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाता है तो क्या होगा? अच्छा, इन्हों का रन रेट का भी उड़ा कर लिया होगा सालों ने। सर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर फिर से स्टार्ट हो गया है, राउंड 2। अब टीटीपी फ्लैट नहीं आया पाकिस्तान, मजा आएगा। चंदन मैं आपको बताऊं, और नानी तो मर रही है ना इनकी, इनकी नानी ये सोच के मर रही है कि अगर टीटीपी, बीएलए, ये सारे एक साथ मिलकर लग गए तो फिर क्या बनेगा पंजाबी फौज का, वो आप जानते हो। क्योंकि और कुछ कहो न कहो, लड़ने की जो कैपेसिटी बलोच के पास है, जो टीटीपी के पास है, वो इनके पास नहीं है। जो कमिटमेंट और जो जो एक, जिसको सही मायने में जो जज्बा कहा जाता है ना, जज्बा, जज्बे वाली कौम, तो वो जज्बा जो है वो टीटीपी और बीएलए वालों में जो है, उसका कोई जुगाड़ इनके पास नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जाहिर है उनके पास जो गोल है वो बड़ा है, जो आइडियलिस्टिक, जो आइडियोलॉजिकल गोल है वो उनका बड़ा है। वो अपनी स्टेट को फ्री करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके पास एक टारगेट है। पाकिस्तानी फौजी क्या सोच के कहेगा कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ? देखता है मेरे जो बड़े हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, मेरे जो बड़े हैं वो तो करप्शन कर रहे हैं, मेरे से जो बड़े हैं वो तो, उनको बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, मेरा क्या? दे आर बेसिकली ग्राउंड ट्रूप्स, उनको बचाने को क्या मिलने वाला है? तो दिस इज वेयर द थिंग्स स्टैंड राइट नाउ। अच्छा, आगे देखिए, चंदन आगे कह रहे हैं सर ये, अच्छा वॉर शुरू हो गया, हाँ ठीक, ओके। आगे देखो, अल्लाह के नाम पे देते हैं, ले। ओके, हाँ ये क्या है? सर मुझे लगता है कि अल्लाह ने अरब को कॉन्फ्लिक्ट के लिए ही बनाया है। अरब में तो पीस नाम की आई, ये बात आपकी सही है कि मिडिल ईस्ट में कभी कोई ऐसा टाइम होता ही नहीं कि जब वहां शांति हो। और मजे की बात यह है कि अपने अपने मौके पर ये भी कोई ऐसे कम नहीं है, कोई दूध को धुले हुए अरब वाले भी, ये भी बदमाशियां करते ही रहते हैं। और शौक देखो क्या नवाबी है। सर इसराइल इंडिया के बीच में एक डिफेंस अलायंस बनने जा रहा है। जी बिल्कुल बनने जा रहा है। ये तो डिफेंस में बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है। डिफेंस में एक अलग लेवल की डील्स होने, यार मैं तुमको बात बताऊं, तुम याद करो, मैं तुम्हें कितने महीने से बात कर रहा हूं कि भाई डिफेंस में इस बार यहां पर इसराइल की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, रशिया की कंपनियां सब यहां आएंगी, और सब इसी साल आप पाओगे, इस साल के आखिर तक यहां पर आप पाओगे कि सबकी दुकानें लगनी शुरू हो रही है सब। क्योंकि मित्र मुझे बताओ, कहीं एनर्जी क्राइसिस, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी का भाव, अगर वो मान लो यूरोप में बनाए भी, मैं सीधे सीधे खाली लॉजिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, आप जरा सोचो, अगर वो वहां बनाए भी तो जो उसकी कॉस्ट आएगी उसके चलते हुए वो दुनिया में कितने कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे? तो अगर ऐसे में वो भारत की तरफ आ रहे हैं तो फिर उसमें आपको या किसी को भी दुनिया में हैरान क्यों होना चाहिए? याद रखिए एक बात और, जिसकी तरफ आप में से किसी का ध्यान ज्यादातर जाता नहीं है लोगों का, जिन बातों के लिए हम इस सरकार को अक्सर लोग गरियाते रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन, या आप ये देखिए कि जो डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए, यूपीआई की बात की जाए, जो इनका महत्व रहा है वो आपको ये मिला है कि आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है वो जितनी सेफ इस समय भारत में है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है।
तो आप समझ रहे हैं कि वो यहाँ का है, वो जो भारत में की गई 2008 का जो हमने जो बैंकों का जो बेड़ागर्क हुआ था दुनिया भर में, तो आप ये देखिए हमारे को कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ बैंकों को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई उस तरह के मर्जर नहीं हुए जिस तरह के अमेरिका में या हुए या यूरोप में हुए, यानी इसलिए क्योंकि हमारे जिस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को पानी की तरह बहाने की कोशिश करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं होता है। वो हमेशा अपने पैसों को इधर उधर जहां लगाने की कोशिश करते थे, हमारे यहाँ नहीं लगाएंगे। जो आप ये देखिए जो ये कौन सा है जो अभी नई जो करेंसी आई है, क्रिप्टो, क्रिप्टो, आप देखिए क्रिप्टो को हमारे यहाँ कहाँ गले लगाया गया, उस तरह से हमारे यहाँ नहीं गले लगाया गया। आप ये देखिए कि जब उसके बैठी है तो कैसे बैठी है, कितनों का कितना ले गई है, तो हम फिर बचे। क्यों बचे? तो समवेयर वी शुड प्रेज द गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि हमने जो बड़ा कंजर्वेटिव तरीका निकाला है अपनी इकोनॉमी को चलाने का, उसने हमको ओवरऑल फायदा दिया है लॉन्ग रन में। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन कोई अगर ये सोचे कि भाई दुनिया के बैंक बैठ रहे हैं, हमारे बैंक क्यों नहीं बैठ रहे, हमारी इकोनॉमी में वो दिक्कत क्यों नहीं आ रही है जो दुनिया की इकोनॉमी में आ रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही। तो हम लोगों ने खतरे मोल नहीं लिए हैं, बेशक हमने अपनी रफ्तार को थोड़ा सा स्लो कर लिया है, मगर उससे क्या हुआ है कि अब अगर आज कोई एस्टिमेट निकालना है तो आपका जो यूपीआई के जरिए जो मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि अगर यूपीआई चल रहा है तो सरकार तो देख रही है ना कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन से सेक्टर में जा रहा है, लोग कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं कहाँ नहीं ले रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अब सरकार पर डेटा जा रहा है। पीपल गवर्नमेंट इज गेटिंग टू नो हाउ मनी इज मूविंग इन कंट्री, बट ये सुविधा जो है अब बाकी जगहों पे नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ये इंटीग्रेशन है ही नहीं पैसे का, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है मामला। अब क्रेडिट कार्ड पे इस साल से आने वाले साल में आप देखिएगा कि अमेरिका में क्या हालत मचेंगे, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप ये देखिएगा कि ये हालत और खराब होगी। बाय द वे, ट्रंप ने जो 15% लगाया था उसको एक और जज ने रोक लगा दी, उसने उसको इलीगल बता दिया है अगले ही दिन उसके लगाते ही। तो इट्स एक्चुअली गेटिंग, आज भी जब मैं ये आपके साथ शो करने बैठा हूं तो प्रेस कोई अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा था, ट्रंप बात कर रहा था कोई प्रेस से, तो अभी मैं जाके सुनूंगा जरा क्या कह रहा है। तो मैं कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूं कि चीजें जिस लेवल पे बदल रही है उसमें दुनिया की कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इंडिया इसलिए लोगों को सेफ लगेगा बिकॉज यहाँ पर उस तरह के लटके झटके, उस तरह की जो उठापटक जो दुनिया में चल रही है फाइनेंस के सेक्टर में, वो यहाँ नहीं है। नतीजा ये कि आप स्टेबिलिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करते हुए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम कर सकते हैं, जो कि वहां मुमकिन नहीं है। प्लस जो यहाँ पे प्राइसिंग है पावर की एंड अदरवाइज, तो आप ये देखिए उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और आपके काम भी चलाने में आसानी है, जगह की कमी नहीं है, कंट्री बड़ा है, एजुकेटेड क्लास आपको यही की लोकल मिल रही है, तो आपको ये भी हाई चेक नहीं करनी कि आपको वो पैसा देना है जो आपको यूरोप में देना है, आप उससे कम पैसे में यहाँ पे काम करवा रहे हैं, नौकरियां भी पैदा हो रही हैं देश में। तो ये सिलसिले इस साल शुरू होंगे। तो इसराइल की वजह आपने कही चंदन, ये दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। मैं आपको इसीलिए ये बात साल भर से कह रहा था कि भाई इस साल इसराइल के साथ में तगड़ा काम होने वाला है। तो अच्छा, इसराइल की अपनी जरूरत है, वो अपने यहाँ पे अगर ईरान बमबारी कर रहा होगा तो उसको सप्लाई चेन तो चाहिए ना, अपनी चीजें तो उसको सप्लाई चेन चाहिए। वहां अगर कोई फैक्ट्री बनाएगा तो वहां आगे बम गिरेगा जरा सी जगह है, तो वो चीजें यहां से सप्लाई चेन में जाती रहेंगी। दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। द सेम अप्लाइज टू लॉजिक, सेम अप्लाई रशिया के साथ लगता है। ओके, लीजिए सर। हाँ सर, ईरान अब फुली प्रिपेयर्ड लग रहा है, इस बार कुछ अलग होने, हाँ मुझे भी लगता है चंदन इस बार है मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। एस कुमार भाई हमारे कह रहे हैं सिग्नेचर भाई, महेश भाई अमेरिका टारगेट इज नॉट ईरान, इसको मैंने नॉट ईरान, या ये लीडरशिप वाला किस्सा तो चल ही रहा है बस। इस बार पाकिस्तान जो उनका चल रहा है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स अर्जुन भाई, नहीं भाई हमेशा आपको सुनता रहता हूँ यार, फिर यहाँ शो भी तो आया करो तब मजा आए, ऐसे कैसे खाली सुनने से कैसे काम चलेगा। वेरी प्रिविलेज्ड, अरे क्या बात कर रहे हैं, ओके। अरे सर आए $1 बिलियन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या चाहिए सही बात है, वो तो अकेले हमारा चीमा ही दे दे। नमस्कार सागर भाई, चीमा होता तो आपको सगार बोलता, सगार भाई अगर ट्रंप को कोई मामू बना सकता है तो गुड वन। विकास जी क्या करे चंद में, अच्छा असम में चुनाव का क्या हाल है? अच्छा चुनाव हो रहा है यार वहां पे, ओके।
राम राम जी विकास भाई, मेरे यहाँ तो बीजेपी ही जीत रही है। ओके, बीजेपी सपोर्टर्स भारे पड़े हैं। हाँ, उड़ीसा में तो यार बहुत बड़ा। ये व्हाइट हाउस की डाइनिंग टेबल वाला बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान में। पढ़ना ही था गुरु, पढ़ना ही था इसको। इसकी पूरी उम्मीद थी। बड़ी जल्दबाजी में जो है ना कूदने लग जाते हैं। चंदन, उन सीटों में क्या होगा जो मुस्लिम बहुत हो चुके हैं? असम का डेटा पढ़ा है मैंने, 40% मुस्लिम। बाप रे, 40% हिंदू। अरे बाप रे बाप, वाह, हे भगवान, अरे बाप, खतरनाक। प्रभाकर जी, हर हर महादेव। विकास भाई ये कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान में लड़ाई पाकिस्तान की, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को फिर से बेस चाहिए। नहीं यार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं ऐसा कुछ चाहिए उनको। देखो ना, मुझे तो अफगानिस्तान में काहे के ले जाएंगे? वो आ तो गए, ईरान पे उनको आना था, आ गए। देख लो, और क्या ताकत के साथ आ रहे हैं। अब वो इसके नतीजे क्या निकलेंगे क्या नहीं, वो एक अलग बात है, मगर वो आ तो गए इस इलाके में। विकास भाई, 50% हिंदू हैं असम में, तो बीजेपी का इनका फुल सपोर्ट है। बाकी 40% मुसलमान कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। तो हुए बीजेपी के आने के बाद से। ओके। चंदन भाई आगे कह रहे हैं, सर चीमा तो रो रहा है कि तालिबान वाले जिहाद कराएंगे कराएंगे, हाँ, हमारे खिलाफ, बिल्कुल, हाँ। कि अगर उन्होंने कहीं जिहाद अनाउंस कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग। बिल्कुल, मैंने भी देखा उसको। अच्छा, हाँ, बाय द वे, वो कोई नया माल भी तो लाया है जो, एक तो हर चीज एआई जनरेटेड। सर, आपकी और जुनेद भाई की क्या लड़ाई हो गई है? आते ही नहीं आपके चैनल पे। नहीं यार, हर साहब, क्यों उलझुलों को शुभ बात बोल दिया करो। और आपको क्यों लगता है एक आदमी नौकरी कर रहा है यार? अभी मेरी जुनेद भाई से बात हुई है शाम को, कोई 1 घंटा पहले शो शुरू होने से। बीमार है, 1 हफ्ते से बेचारे को बुखार आया हुआ है। अभी मैंने कल भी उसने गोलियां खा के सोया हुआ है। मतलब कुछ दया करो यार इंसान के ऊपर। मेरी क्यों लड़ाई होगी जुनेद से यार? जुनेद छोटे भाई की तरह से, ऐसे ना बोला करो यार किसी के बारे में। मतलब जॉब कर रहा है, घर से बाहर है, प्राइवेट कंपनी की जॉब है। आप जरा सोचिए ना। मतलब जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, अपने माँ बाप को बात करे, बीवी से बात करे, बच्चे से बात करे, या यहाँ शो में आके बात करे। व्हाट डू यू थिंक यार? जस्ट थिंक अबाउट इट। 1 घंटे में 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। सर, गुरदासपुर पंजाब में भी 2 पुलिस वालों को मारा है किसी न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है ये इशू, पता नहीं क्यों नहीं कर रही भाई। मोन्टियर एलसी, पता नहीं क्या है। ओके। सर, नेतन्याहू कैंसल्ड हिज विजिट पोस्ट दैट फूड, बिल्कुल। मोदी जी विजिटिंग इजराइल एट द टाइम ऑफ वॉर विद ईरान इज है। काहे का बैड फॉर ऑप्टिक्स भाई? काहे का बैड फॉर ऑप्टिक्स? कौन सी लड़ाई हो रही है? और जो वहां पे लड़ाई हो रही है वो इजराइल जा रहे हैं, तो वहां पे तो जिससे पहले लड़ाई शुरू हो, आप याद रखो, एक बार जान लो। जब तक मोदी जी वहां निकल गया, 2 दिन के लिए गए ना, 2 दिन लड़ाई नहीं होगी। जब तक मोदी जी वहां है, कोई लड़ाई नहीं होगी। ना ईरान करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना इसराइल करेगा। कोई नहीं करने वाला। और दूसरी बात यह है कि जो हम जिन एग्रीमेंट्स में साइन करने गए, वो हमारे लिए जरूरी है हर्ष भाई। तो ये खाली आपके मैं ऑप्टिक्स देखूं या कंट्री का भला देखूं? सर, डू यू थिंक दिस इज द लास्ट टर्म फॉर मोदी जी इफ योगी जी विंस यूपी in 2027? His claim to PMO cannot be stopped. And also, UGC fiasco has hurt the core voter bank of BJP, who voted them unconditionally. देखो यार, यूजीसी वाले मामले में तो मैं भी हर्ट हुआ था, मैं सही बताऊं आपको। वो तो मुझे भी बुरा लगा था। जहां तक योगी जी की बात है, तो मैं उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में इलाका नहीं है। मैंने जानता नहीं कि, मैंने सुना है कि यूपी में डिविजन्स हैं, और एक गुट है जो योगी जी का है, तो बाकी जो है किसी और का है। इस तरह की चीजें चल रही हैं। बट बियॉन्ड दैट, मेरा एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो बताऊं हर्ष भाई, नेशनल पॉलिटिक्स है। काम खा लिया है इंडियन क्रिकेट टीम। फैंस शॉक देके मारेंगे, बिल्कुल। सबसे ज्यादा आई बॉल्स हमारे यहाँ ही है। अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। श्रीवास्तव आउच। यूपी में रक्षा कॉरिडोर बन ही गया झांसी मंडल में। ओके।
एंड देन ओके, हर्ष भाई क्या करें? हर्ष जी क्या करें? चंदन भाई आपका वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट से है, वहां बीजेपी जीत जाती है बिना कुछ ग्राउंड पर काम किए। नहीं यार, ये उड़ीसा में है, हर्ष। ओके, अजीत देसाई जी हमारे साथ है। मटीरियल वर्ल्ड, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, भगवत गीता। हाँ, पर कॉन्टेक्स्ट क्या है अजीत भाई? किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो ये? परवर्टेड मटीरियल को कहां से याद आया? हाँ बेटा, नमस्ते कृतिका, कैसे हो? नमस्ते। 5 ग्रेट एलिमेंट्स, 5 ईगो, इंटेलिजेंस। अरे भाई ये तो बता दो, ये किस कॉन्टेक्स्ट से लेकर आ रहे हो? ये बात क्यों कर रहे हो? ये तो बताओ, कुछ भी तो मत झोंको। अरे हर्ष भाई, मैं असम से हूँ। ओके, हाँ बंगाल। वहां गंदी गंदी जगह मत जाओ, कलकत्ता। ओके, सीम्स मेरे कमेंट विजिबल नहीं है। नहीं, आ गया, ये तुम्हारा कमेंट विजिबल था, आ गया। एंड देन विकास भाई आए गए। गुरदासपुर में जो 10 सिपाही मारे गए उसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान हिंदुस्तान है। वो तेरी तो। ये भी कुछ है? ओके, गुरदासपुर जिला पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान हो गया। शाबाश। ओके, हर्ष भाई कह रहे हैं, चंदन भाई, मैं ममता बानो इज माय फेवरेट। जीतने के लिए कुछ भी करती है और अपनी अपनी कोर वोट बैंक का ध्यान रखती है। हाँ, ये बात तो जरूरी है, कोई भी करे पर ये जरूरी है। ये बात आपकी सही है। ओके, चलो मित्रों, आपके कमेंट तो हुए खत्म। तो हम लोग जो है मिलते हैं कल सवेरे अगले प्रोग्राम में। और मैं कोशिश करता हूँ कल सवेरे जो है जल्दी जल्दी आऊं और आपसे कुछ गपशप मारी जाए। प्रीटी श्योर कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे क्या नाम है इनका, ट्रम्प साहब की, उन लोगों को नया माल निकलेगा आपके लिए। चंदन आगे कुछ और भी कह रहे हैं मैं कि हर्ष भाई ममता दीदी ग्रेटनेस है। ठीक बात है। ओके जी, हाँ चलिए, ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल सवेरे फिर। गुड नाइट।